तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्या, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बारे में, सेल के बारे में सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। सेल को क्या बोलते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सेल का मतलब कोशिका, ठीक है। तो कोशिका क्या है? जीवन की शरीर की संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। अच्छा, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, कम से कम 10 दिन चलता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि एक कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी कोशिकांग हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कोशिका है तो किस उसके चारों ओर कौन सा राउंडिंग रहेगा? कोशिका भित्ति रहेगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली रहेगा, उसके बाद उसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, मतलब उसमें जितने भी कोशिकांग हैं उसका डिटेल चलता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा एमपी है, सेल चैप्टर, क्योंकि ये सेल चैप्टर यदि तुमको याद रहेगा तब जा करके आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है वो 11वीं का, ठीक है, वो सब क्लियर होते जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सेल से। आज क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद सेल कितने टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा बहुत अंतर, और सबसे लास्ट में फिर शुरुआत करेंगे किसका? सेल थ्योरी का, यदि समय रहा तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कोशिका, ठीक है। कोशिका जो रहता है, कोशिका नाम ध्यान देना, कोशिका ध्यान से समझो। कोशिका की खोज, सबसे पहले आईएमपी चीज़ तो ये है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। तो याद रखना, कोशिका का खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक बचपन वाला सवाल है ना, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका विज्ञान यानी कोशिका का विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का, उसको बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। तो अभी आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो? साइटोलॉजी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? साइटोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो कोशिका का खोज हुआ था, रॉबर्ट हुक ने जिसको किया था, ये कोशिका था मृत कोशिका। क्या था आपका? मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है ना? जो कोशिका का खोज किया था, ऐसा बोला मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया इसको, उसको बोला क्या? वो कोशिका। तो ये जो पहला कोशिका खोजा गया था वो एक प्रकार का क्या कोशिका था? मृत कोशिका। तो आपके में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले, ठीक है ना, जीवित कोशिका किसने खोजा? जीवित कोशिका किसने खोजा? ठीक है, इसने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया है किसने? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, लिख देता हूँ हिंदी में, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। ल्यूवेनहॉक ने किया था सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज। सबसे पहला बेसिक तो यही जानना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और जीवित कोशिका का खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मनुष्य में कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है ह्यूमन स्पर्म जो है, ठीक है ना, शुक्राणु, ह्यूमन स्पर्म, ये सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म जो रहता है वो सबसे छोटी कोशिका। अभी डाटा बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एकदम डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके ना। अभी याद रखने वाला चीज़ देख रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा बेसिक रहता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है वो, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका किसको बोल रहे हैं हम लोग? ह्यूमन स्पर्म को। अच्छा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसको बोलेंगे? तो सबसे छोटी तो जान डाले, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बोला जाता है किसको? आपका तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका आपका बोला जाता है किसको? अंडाशय को। किसको बोलते हैं? अंडाशय को, ओवरी, ठीक है ना। किसको बोला जाता है? ओवरी को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अंडाशय को। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन आएगा, मानव में सबसे लंबी कोशिका, बड़ा और लंबा में समझ आ रहा है ना, फर्क होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका जो रहता है, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? आपका तंत्रिका को। किसको? तंत्रिका को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका क्या है? अंडाशय। शुतुरमुर्ग का अंडा को ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? ह्यूमन स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल, भूलना नहीं। क्या है सबसे लंबी कोशिका? आपका न्यूरॉन सेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया कि कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या? केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार आता है और सब लोग जानते हो रॉबर्ट हुक है। जैसे ही वैसे ही एक नाम है क्या वैज्ञानिक का? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया है किसका? केंद्रक का। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी चीज़ यही सब क्वेश्चन बनकर आके आएगा। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक।
ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी रहती है? शुतुरमुर्ग का अंडा या अंडाशय ऐसा बोलना, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा रहता है? ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है आपका? तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका। अच्छा, सबसे तेज विभाजन किस में होता है? हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिका बताओ जिसमें सबसे तेज विभाजन होता है। तो याद रखना, सबसे तेज विभाजन होता है किसमें? आपके लीवर में, ठीक है। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? आपका लीवर में। यकृत बोलते हो जिसको, ठीक है, जिगरा करके बोलते हो, ठीक है, यकृत, ठीक है, लीवर में होता है सबसे तेज विभाजन। भूलोगे थोड़ी इतना, ठीक है। अच्छा, याद रखना तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, ये विभाजन रहित होता है, ठीक है ना। सारी जो कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका विभाजन हो सकता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या होता है? ठीक है, इसका रीजन ये रहता है कि इसमें सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता। अब क्या है सेंट्रियोल? जब तुम लोगों को एक बार और सेल साइकिल चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता, बस इतना ही याद रखना तुम लोग, ठीक है। सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता, इस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये समझ आ गया? आगे बढ़े, पूरा का पूरा क्या है? ये डाटा है। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? तो याद रखना, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। कौन कौन से वैज्ञानिक है? स्लाइडेन एवं स्वान, नाम सुने होंगे कई बार, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था आपका? स्लाइडेन एवं स्वान ने। लिख देता हूँ मैं भाई, उसका भी नाम लिख देते हैं भाई, क्यों भूले उसको। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी का। और स्वान कहाँ का वैज्ञानिक था आपका? इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। क्लियर है? भूलना नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये सब क्या है? थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में प्रॉपर एक वे में, ठीक है ना, कि कैसे कैसे आपको चलना है। देखो, कोशिका जो रहता है केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, कोशिका के अंदर क्या होता है? उसका नियंत्रण कक्ष होता है जिसका नाम होता है केंद्रक। क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है? आपका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, जिसको बोलते हैं डीएनए या तो फिर आरएनए। अब डीएनए या आरएनए के चारों ओर भित्ति पाया जाए कि नहीं, दीवार पाया जाएगा कि नहीं, झिल्ली पाया जाएगा कि नहीं, इसके उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो प्रकार में। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी एक कोशिका रहता है, कोई भी कोशिका रहे ना, उसमें तीन चीज होना जरूरी है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। कौन कौन सा चीज होता है? देखो, कोई भी कोशिका है, ठीक है, तो कोई भी कोशिका में तीन चीज होना जरूरी है। पहला तो होना जरूरी है डीएनए या आरएनए, यानी कि एक अनुवांशिक पदार्थ उसमें होना ही चाहिए। क्लियर है ना? अनुवांशिक पदार्थ उसमें होना ही चाहिए, जिसमें क्या रहता है? सूचना रहता है कि वो क्या क्या प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, कौन कौन से एंजाइम का निर्माण कर सकता है, कौन कौन से हार्मोन का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, डीएनए ही डिसाइड करता है हर चीज़ को करके, ठीक है, सुने होंगे बचपन में, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो, कोई भी कोशिका रहे, चाहे प्रोकैरियोटिक रहे चाहे यूकैरियोटिक रहे, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसमें क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए? आपका आरएनए होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ होना चाहिए, उसमें कोशिका द्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। अच्छा, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ होना चाहिए कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति नहीं बोल रहा हूँ, कोशिका झिल्ली बोल रहा हूँ, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें तीन चीज़ होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जरूरी चीज़ है क्या? डीएनए या आरएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। क्लियर है ना? दूसरा क्या उपस्थित होना चाहिए? उसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होना चाहिए। और तीसरा उसमें कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होना चाहिए। क्लियर है ना? ये तीन चीज़ कॉमन है, यानी वो हर प्रकार के कोशिका में रहेगा ये तीनों चीज़। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जो कोशिका रहता है, कोशिका है, जैसे कि ध्यान से समझना, ये कोशिका है, ठीक है ना, और एक कोशिका मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो कोशिका है इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो एक तो होना चाहिए कोशिका झिल्ली, हाँ चलो बन गया, कोशिका झिल्ली बन गया। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए? कोशिका द्रव्य होना चाहिए, ठीक है, साइटोप्लाज्म जी, ये देखो साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद इसमें होना चाहिए क्या? अनुवांशिक पदार्थ। जैसे ये एक अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो इसमें भी क्या है? अनुवांशिक पदार्थ
डीएनए है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, जिसमें कि इसको जो डीएनए रहता है जिस जगह में, उस जगह को बोलते हैं क्या? केंद्रक। जहाँ रहता है डीएनए उसको क्या बोलते हैं? जिस कोशिकांग के अंदर रहता है उसको बोलते हैं केंद्रक। तो ये जो डीएनए है वो मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। और यदि इसके चारों ओर क्या पाया जाए? केंद्रक झिल्ली पाया जाए। केंद्रक के अंदर उपस्थित क्या रहेगा? केंद्रक झिल्ली। यदि इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। और यदि इसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली ना पाया जाए, यानी केंद्रक झिल्ली क्या हो? अनुपस्थित हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। मतलब एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है ना, क्या बोलना चाहिए आपका? केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा झिल्ली बोल रहा हूँ? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या होता है आपका? अब्सेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। और ये जो तुम्हारा यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक के चारों ओर क्या? केंद्रक झिल्ली क्या होता है? उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये सबसे बेसिक परिभाषा देंगे तब। क्लियर है? अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि ये किस तरीके से इस यूकैरियोटिक कोशिका से अलग रहता है। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग ये जो यूकैरियोटिक कोशिका रहेगा ना, इसका दो उदाहरण पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कोशिका? पादप कोशिका। और एक पढ़ते हैं क्या? जंतु कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका मेनली हम लोग पढ़ते हैं कौन सा कोशिका? बैक्टीरिया सेल के बारे में, बैक्टीरिया की कोशिका। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या गुणधर्म है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया है? ठीक है, आगे बढ़े क्या? देखो, अब एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक, चलो ना ध्यान दो। जैसे ये मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, इसको समझो। ये एक बैक्टीरिया का कोशिका है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखो, यहाँ जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्ट ऐसे फैला हुआ है। इसके चारों ओर किसी प्रकार का क्या केंद्रक झिल्ली है क्या? नहीं। तो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए है, ठीक है। डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है। इसको एक साथ बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, बोला हूँ मैं। कोई भी कोशिका है सबसे पहले तो उसमें डीएनए होगा बोला हूँ, दूसरा क्या होना चाहिए बोला हूँ? साइटोप्लाज्मा। क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्मा। और तीसरा क्या होना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रोकैरियोटिक रहे चाहे यूकैरियोटिक, इसमें पाया जाएगा। उसके अलावा देखो, इसमें क्या पाया जाता है? ऐसा छोटा छोटा ऐसा पिलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिलाई। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहता है, ये तो एक को बोलते हैं पिलाई और एक को बोलते हैं फिम्बरी। पूरे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब प्रोकैरियोटिक का मोनेरा जगत में, तब अच्छे से समझ आते जाएगा। क्लियर है ना? ध्यान दो, ऐसा छोटा छोटा रोम जैसा संरचना रहता है ऐसे। क्लियर है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाई। या तो फिर एक होता है स्ट्रक्चर फिम्बरी होता है। क्या होता है? फिम्बरी। तो एक तो पिलाई होगा या तो फिर क्या होगा? फिम्बरी होगा। तुम लोग बहुत सारे कोशिकांग के बारे में सुने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सुने हो, लाइसोसोम सुने हो, गोल्जी बॉडी सुने हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुने हो, ठीक है। ये सब जो कोशिकांग है वो सभी इसमें पाया नहीं जाता। क्लियर है कि नहीं? याद रखना, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है तुम्हारा? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इतना सारा जो कोशिकांग है ना, ये सभी के सभी क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इसके जगह में क्या क्या रहता होगा? तो इसके जगह में ध्यान देना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह में यहाँ पास होता है मीजोजोम। क्या होता है? मीजोजोम, ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के जगह में क्या पाया जाता है आपका? क्रोमेटोफोर। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह में क्या पाया जाता है? यहाँ मीजोसोम पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है तो उसकी जगह में हम लोग क्या बोले हैं? क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। समझ आ रहे हैं ना? ऐसा अलग अलग। अच्छा, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है राइबोसोम। वो भी एक प्रकार का कोशिकांग है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो भी एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग। जो राइबोसोम इसमें पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? 70S। तो याद रखना है, 70S प्रकार का क्या पाया जाता है इसमें? राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का क्या पाया जाता है इसमें? राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
समझ आया? अच्छा, इसका जो कोशिका भित्ति रहता है, ठीक है, इसका जो कोशिका भित्ति जो नीला कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका जो कोशिका भित्ति रहता है वो बना रहता है आपका, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। किससे मिलकर बना रहता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो एकदम बेसिक बेसिक सा चीज़ आपको जानना है, ध्यान से समझो कि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जा सकता है, ध्यान देना। जैसे मैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, रुकना ना, इस टाइप से रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें ऐसा क्या पाया जाता है? लेयर पाया जाएगा, ठीक है। देखो, ये पहला हुआ, तो ये कौन सा हो गया? दूसरा लेयर हो गया, ये फिर तीसरा, ऐसा लगातार 3 ठोक को मिला करके बनता है सेल एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल एनवलप। पूरे स्ट्रक्चर बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। ये तीनों को मिला करके क्या बोला मैं? सेल एनवलप। क्लियर है ना? जिसमें सबसे बाहर में, ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान दो, सबसे बाहर को बताते छोड़ो, ये वाला जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा सेल। क्लियर है ना? ठीक, अब ध्यान से समझो। अच्छा, ये 2 ठोक और लेयर है ना, ये दो लेयर है ना, ये किससे किससे मिलकर बना रहता है बोल रहा हूँ मैं? कार्बोहाइड्रेट से। कोशिका भित्ति ही है आखिर, ये कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। यहाँ पास है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना रहता है और किससे? प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। बस इतना ही जानो। इसमें इसके अंदर क्या रहता है बोल रहा हूँ मैं? डीएनए या आरएनए। इसके चारों ओर क्या केंद्रक भित्ति होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं भाई, ये क्या है आपका? डीएनए है। क्या है? डीएनए। मुख्य डीएनए के अलावा, ध्यान से समझना, मुख्य डीएनए के अलावा छोटा छोटा और डीएनए रहता है, ठीक है, ये इस टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अच्छा, ये जो अंदर का जो आपका कौन सा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली ना, ये क्या करता है? ऐसा इनर फोल्डिंग बनाता है बहुत सारा, ऐसा इस टाइप से। समझ आ रहा है ना? इस टाइप से इनर फोल्डिंग बनाया रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो इनर फोल्डिंग बनाया रहता है ना, ऐसा इस टाइप से, ध्यान दो, ऐसे। ठीक, तो ये जो इनर फोल्डिंग बना है, अंदर की ओर अंतर्वलन बना है, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्लियर है ना? जो किसकी तरह काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसकी तरह काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ऊर्जा प्रदान करने का काम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। जो किसके जैसे काम करता है बोला हूँ मैं? क्लोरोप्लास्ट की तरह। किसकी तरह? क्लोरोप्लास्ट की तरह। श्वसन से रिलेटेड जितने भी वर्णक है वो पाए जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बोला था कि कोशिका है, तो कोशिका के अंदर क्या होना जरूरी है? कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। इसके अलावा इसके अंदर, ध्यान दो, इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है बोला हूँ मैं? राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम रहता है वो कौन से एस प्रकार का रहता है? 70S प्रकार का राइबोसोम। अब ये 70S 80S क्या है पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब। बस इतना जानो कि हाँ, राइबोसोम पाया जाता है जो कैसा रहता है? 70S प्रकार का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जानो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गोल्गी बॉडी होता है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या? नहीं। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? नहीं। इन सभी अंगों को क्या होता है? अभाव होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पाया जाता है भैया? तो देखो, इसके अलावा ध्यान देना, इसमें ऐसा छोटा छोटा ऐसा संरचना पाया जाता है। क्लियर है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है पूरा। समझ आ रहा है? फिम्ब्री। अच्छा, ये थोड़ा सा एक ऐसा मोटा वाला संरचना भी रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। फिम्ब्री जो रहता है वो थोड़ा हल्का रहता है, यानी कि पतला रहता है। और ये है क्या आपका? पिलाई, जो हल्का अपेक्षाकृत क्या रहता है? थोड़ा सा मोटा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? एक संरचना पाया जाता है फिम्ब्री और एक होता है संरचना पिलाई। चिपकने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ये चिपकने में। जैसे जमीन का सतह है तो उसमें चिपकेगा, ठीक है, वैसे ही कोई पदार्थ है उसके सतह में चिपकेगा। तो ये फिम्ब्री और पिलाई चिपकने में मदद करता है, और डिटेल पढ़ेंगे जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे तब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद उसमें और क्या पाया जाता है बोला था मैं, ठीक है, याद करो। अभी एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, ठीक है ना। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है आपका? फ्लैजिला उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका क्या क्या विशेषता है, ध्यान। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या क्या विशेषता है, यहाँ तक समझ आ गया है ना?
ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहला विशेषता क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका कौन कौन सा विशेषता है, ठीक है। सबसे पहला विशेषता, एक मिनट रुको ना, ठीक, एक मिनट, चल पहला विशेषता क्या है कि इसमें इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का, किसका, केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, आपका अभाव होता है। पहला विशेषता क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। दूसरा क्या बोला हूँ, इसमें जो राइबोसोम रहता है वो कितने प्रकार का रहता है, 70S प्रकार का क्या रहता है, राइबोसोम रहता है। 70S प्रकार का क्या रहता है, राइबोसोम। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोला हूँ, क्लोरोप्लास्ट, और क्या पढ़े हो, गोल्जी बॉडी, और क्या पढ़े हो, गोल्जी बॉडी के अलावा और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सभी का क्या होता है, अभाव होता है, ये सभी पाए नहीं जाते किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, मोस्ट एमपी पार्ट ये भी है कि इसका जो कोशिका भित्ति होता है किससे मिलकर बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट से प्लस प्रोटीन से क्या बना रहता है आपका, कोशिका भित्ति, क्या बना रहता है, कोशिका भित्ति। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या बना रहता है आपका, कोशिका भित्ति। उसके अलावा क्या पढ़े हो, इसमें क्या पाया जाता है, फिम्बरी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, पिलाई, और क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, जो कि आपका नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में हर कोशिका में दिखाई देता नहीं है। फ्लैजिला क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है। अच्छा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या विशेषता हो सकता है, चलो बताओ। इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान देना। अच्छा, 70S राइबोसोम भी हो गया ना, केंद्रक झिल्ली का अभाव हो गया, ये सभी का अभाव होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कोशिका भित्ति पाया जाता है, फिम्बरी, पिलाई, फ्लैजिला, ये सभी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत है कि इसमें, बेसिक चीज़ जानो पहले तो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो DNA रहता है, ठीक है ना, ध्यान देना, इसमें उपस्थित जो DNA है, ठीक है, वो क्या रहता है, नेक्ड रहता है, नग्न बोलते हैं जिसको, चारों ओर इसके कोई, ध्यान देना, केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। साथ ही साथ ये जो DNA है, ठीक है ना, जैसे हिस्टोन प्रोटीन रहता है उसके साथ ऐसे लपेटाता है DNA, ध्यान से समझना, बाद में समझ आएगा और अच्छे से। वो DNA रहता है वो किसके चारों ओर लिपटाता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, लेकिन इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता, तो इस कारण DNA को क्या माना जाता है, नग्न माना जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है क्या, पॉलीएमिन, क्या पाया जाता है, पॉलीएमिन, ठीक है ना। पॉलीएमिन के साथ मिल करके ये आपका निर्माण करता है किसका, आपका न्यूक्लियोइड का, किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं ये, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो भाई, ठीक है, कि एक जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका क्या क्या लक्षण होता है, क्लियर है ना, ये सब देख लो। ठीक, ऐसा पॉइंट बना करके तुम लोग इसको डील कर सकते हो कि हाँ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सभी चीज़ें पाई जाती है करके। ठीक है, देखो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, दूसरा 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का क्या होता है, अभाव होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना कोशिका भित्ति होता है, फिम्बरी और पिलाई पाया जाता है, और DNA जो रहता है नग्न रहता है। पॉलीएमिन के साथ मिल करके किसका निर्माण करता है, आपका न्यूक्लियोइड का, किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कि इसके बारे में डिटेल आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे कब, मोनेरा जगत पढ़ेंगे तब, एक एक चीज़ को बताएंगे, कम से कम 3 क्लास लगेगा, ठीक है, एक बैक्टीरिया का संरचना पढ़ने में हमको अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग बस आउटर देखे रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ क्या क्या उपस्थित होता है। 100 बात का एक बात इतना याद रखना है कि जो आपका, ध्यान समझो, जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपका जो राइबोसोम होता है, ध्यान देना, राइबोसोम होता है वो कैसे प्रकार का रहता है, 70S प्रकार का। कौन सा रहता है, 70S। दोनों चीज़ को भूलना बस नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ें क्या, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, जो कोशिका आप में पाया जाता है, हम में पाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक कोशिका रहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, यूकैरियोटिक कोशिका जो रहता है वो आपका पादप में भी पाया जाता है बोला हूँ, और मैं किस में बोला हूँ, जंतु में भी पाया जाता है। पादप में भी पाया जाता है और
जंतु में भी पाया जाता है। तो किस किस प्रकार का हो सकता है, ध्यान से समझो, किस किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देखो पादप कोशिका रहता है, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति बोल रहा हूँ, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली हर कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो रहता है केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। याद रखना, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसमें सेल वॉल पाया जाता है क्या, नहीं। ठीक है, तो याद रखो ये है आपका कौन सा, पादप कोशिका है, ये है पादप कोशिका, और ये है आपका कौन सा कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है ना, दोनों किसका उदाहरण है आपका, यूकैरियोटिक कोशिका का। एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, सबसे पहले तो याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें जो डीएनए वगैरह है, ये देखो, ये मान लो आपका डीएनए वगैरह है, तो इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ये देखो क्या पाया गया, केंद्रक झिल्ली पाया गया है। यहाँ पास भी देखो, यदि ये डीएनए वगैरह है, यदि सब, तो इसके चारों ओर क्या है आपका, केंद्रक झिल्ली है। क्या है, केंद्रक झिल्ली। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। क्लियर है। और अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ पास पाया जाता है, जहाँ पास ये केंद्रक है ना, उससे जस्ट लगा हुआ ही रहेगा। देखो ये केंद्रक है तो इसके जस्ट बाहर में ऐसा लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का, एक चिकना और एक खुरदुरा। एक होता है चिकना और एक होता है खुरदुरा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, देखो इसमें केंद्रक के जस्ट पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है चिकना और एक है क्या, खुरदुरा। यहाँ तक क्लियर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक संरचना होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी उपस्थित रहता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कोशिका झिल्ली सभी में पाया जाता है, बोलो मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करो, जब मैं कोशिका का 3 फीचर बताया हूँ, कोई भी कोशिका रहता है उसमें 3 चीज़ें आवश्यक रूप से होता है। सबसे पहला क्या बोला हूँ, कोशिका झिल्ली पाया ही जाएगा। दूसरा क्या बोला हूँ, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। और तीसरा क्या बोला हूँ, डीएनए या आरएनए, वो पाया ही जाएगा। तो डीएनए या आरएनए पाया गया है, कोशिका झिल्ली पाया गया, और इसमें जो द्रव्य है इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोल रहा हूँ, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता था क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना। तो बेसिक डिफरेंस करना आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, पादप कोशिका है तो पादप कोशिका हरा रहता है, किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। मतलब क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, आपके पादप में। जंतु में पाया जाएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बेसिक अंतर आप लोग बचपन से पढ़ते हो, 9वीं क्लास 10वीं क्लास में, समझ रहे हो ना। तो ये इतना तो बेसिक पता ही होगा। क्लियर है। तो एक यूकैरियोटिक कोशिका का क्या क्या, ध्यान देना, एक यूकैरियोटिक कोशिका का क्या क्या विशेषता देख लिया आप लोग। देखो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसका क्या क्या विशेषता देखिए। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या देखे हो, ठीक है, कि इसमें जो डीएनए रहता है, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का। किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का। क्लियर है। इसके अलावा मैं क्या बोला हूँ, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, सॉरी, डीएनए के चारों ओर, ऐसे भी लिख सकते हो, केंद्रक भित्ति पाया जाता है। सीधा लिखो, केंद्रक भित्ति इसमें पाया जाता है, केंद्रक भित्ति पाया जाता है। अच्छा, और क्या पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या था, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये सभी क्या रहते हैं, उपस्थित होते हैं। उसमें अनुपस्थित तो इसमें क्या है, उपस्थित है। यहाँ तक क्लियर है। और क्या पढ़ें, इसमें जो राइबोसोम रहता है वो 80S प्रकार का रहता है। कौन सा प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम। उसमें कौन सा प्रकार था, 70S। इसमें कौन सा है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा और क्या पाया जाता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, पादप कोशिका जो रहता है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, जो किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का। किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का। क्लियर है। और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, याद रखना, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका रहता है उसमें कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है आपका किसका हो गया।
ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका का, कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर होता है, उसमें क्या कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है और कौन सा चीज़ पाया नहीं जाता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया ना, ये देख लो भाई, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यूकेरियोटिक कोशिका जो रहता है, ठीक है ना, उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उच्च श्रेणी के जंतुओं में। जैसे जितने भी आपके कवक हैं, जितने भी आपके पादप हैं, जितने भी आपके जंतु हैं, उन सभी में पाया जाता है कि आपका कौन सा कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका। कौन सा पाया जाता है कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आया ना, क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो बेसिक से अंतर आपको याद रखना है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में ध्यान से समझना, कितना उदाहरण दिया हूँ मैं? 2, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो जो 3 डायग्राम बनेगा, सबसे पहले किसका बनेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। दूसरा किसका बनेगा? यूकेरियोटिक में कौन कौन सा? एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तुम लोग को कभी यूकेरियोटिक कोशिका का चित्र बनाने आ गया तो चाहे तुम पादप बनाओ चाहे जंतु, दोनों में किसी को भी बनाओगे नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन से थ्योरी के साथ? सेल थ्योरी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।